हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर जिसे हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने 1 to 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी कल। ठीक है, तो उसको जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। कल भी मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट 2 से 3 बार उसको लिख करके देखिए और अपने जो 21 to 30 एलिमेंट्स हैं उनको याद कर लीजिए, वो आपके काम आएंगे। ठीक है, और हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2-3 रूल पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था आफ्बा प्रिंसिपल, दूसरा पढ़ा N+L रूल, तीसरा पढ़ा हमने उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और आज जो है एक और रूल पढ़ेंगे हम जिसे हम बोलते हैं हुंड्स रूल। ये भी हमें कुछ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही बताता है। तो क्या कहता है ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, आइए देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज हुंड्स रूल। देखो हुंड्स रूल क्या बोलता है, ये बात करेगा। अभी तक तो हम जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ सब शेल के अंदर भर रहे थे, एस में भरा, पी में भरा, डी में भरा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे। देखो जैसे कि मान लो मैं यहां पर बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको डिफाइन करेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z = 7। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब इसके लिए अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो बोलो मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो किस में जाएंगे, 1s में। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दी, उसके बाद मैंने 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अभी 3 बाकी है, तो 3 जो है वो मैं 2p के अंदर डाल दूंगा, 2p3। तो यहां पर मेरे 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अभी तक हमने बात करी सिर्फ सबशेल के अंदर, यानी कि 2p सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। बट हमें मालूम है कि जो ये सबशेल होती है उसको आगे हम किस में डिवाइड कर देते हैं, ऑर्बिटल के अंदर। p जो है उसको आगे हमने 3 में किया था, एक px, एक py और एक pz। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके लिए ही बात करता है हुंड्स रूल। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर इस 1s ऑर्बिटल को मैं एक स्क्वायर से दिखाता हूं, 2s ऑर्बिटल को भी एक स्क्वायर से दिखाता हूं, इसके आगे कोई ऑर्बिटल एक ही होता है, s का कोई ज्यादा डिवाइड नहीं करते ऑर्बिटल में। बट p जो है, p सबशेल को आगे हम 3 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी मैंने डिवीजन कर दी। तो ये आपका जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, 1s है, ये है 2s और ये हो गया आपका 2p, और उसमें से ये px, ये py और ये p। बोलो बात समझ में आ रही है कि p ऑर्बिटल को हमने, p सबशेल को आगे हमने 3 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड किया था, एक px, py और pz। इसी तरीके से जो d था, d को आगे हमने किस में डिवाइड किया था, 5 के अंदर। ठीक है, अब देखो जो ये 1s है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर एक ऊपर की तरफ दिखा रहे हो तो दूसरा नीचे की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसके लिए क्या बोलता है कि चाहे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में हो बट स्टिल उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डिफर करेंगे किसके अंदर, स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर। मतलब कि अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक का अगर स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा तो दूसरे का -½ ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 2s की, तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करें इस p में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो कैसे करनी है। p के अंदर, इन ऑर्बिटल्स के अंदर मेरे को क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं मेरे को, तो मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 3 इलेक्ट्रॉन जो है मैं चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, ये तीनों इसमें डाल दूं। ठीक है, तो ये तरीका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो 2 3 तो हम डाल ही नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये बेवकूफी नहीं करनी कि तीनों एक ही के अंदर डाल दो, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इसके अंदर मैंने 2 डाल दिए, नेक्स्ट के अंदर 1 डाल दिया। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो तरीका है ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। अब देखो हुंड्स रूल क्या बोलता है इसकी फिलिंग के लिए।
हुंड्स रूल क्या कहता है, अगर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हुंड्स रूल क्या बोलता है, हुंड रूल बोलता है कि जब तक ये सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। क्या मतलब है कि जब पहला 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपको डालने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए पहला आप इसमें डालोगे, दूसरा आप इसमें तब तक नहीं डालोगे जब तक बाकी के 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो ये बात बोलता है आपका हुंड्स रूल। बात समझ में आ गई, क्या बोलता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ यानी कि पेयर तब तक नहीं करेगा जब तक इन दोनों में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन डालने तो पहला इसमें डालोगे, दूसरा इसमें डालोगे, तीसरा इसमें डालोगे, अगर चौथा आएगा यानी कि नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करोगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो आप इसमें डाल सकते हो, उसके बाद 5वां आएगा वो इसमें डाल सकते हो, उसके बाद 6ठा आएगा वो इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यही चीज बोलता है हुंड्स रूल। क्या बोलता है कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करूं मैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स अगर फिल करने हैं, ऑक्सीजन Z क्या होता है इसका 8, एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब इसकी अगर मैं ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन करता हूं तो ये हो गया इसका 1s ऑर्बिटल, ये हो गया इसका 2s ऑर्बिटल और ये हो गया इसका 2p ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। और अगर बात करें यहां पर 2p की तो ये हो गया आपका 2px, ये हो गया 2py और ये हो गया आपका 2pz। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो पहले क्या करोगे, पहले इसमें 1 डालोगे, फिर दूसरे में 1 डालोगे, फिर तीसरे में 1 डालोगे, उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो इस px के अंदर डालोगे, तब जाकर के पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हुंड्स रूल ने सिंपल सी बात बोली, जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड यानी या फिर ये भी बोल सकते हो जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देखें अगर हुंड्स रूल की तो क्या बोलता है हुंड्स रूल, द पेयरिंग of electrons would not occur until all the orbitals occupies at least 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हुंड्स रूल ने क्या बात बोली कि जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया आपका हुंड्स रूल। ये चारों रूल आपके कंप्लीट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब बात जो थी हमारी लास्ट क्लास में हमने 2 कॉपर और क्रोमियम के बारे में देखा था कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एक्सेप्शनल है। जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम करने जाते हैं तो वो सही नहीं आती है, वो गलत है, इन रियल वो कुछ अलग होती है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हुंड्स रूल। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेप्शनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे फिर आगे। नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद हमारा रीजन फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमने 2 एक्सेप्शन देखी थी, एक देखी थी कॉपर के लिए और दूसरी देखी थी हमने क्रोमियम के लिए, तो इन दोनों में
क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल होती है। तो सबसे पहले तो अगर इनकी मैं कॉन्फ़िगरेशन देख ले, कॉन्फ़िगरेशन थी क्या, जो कॉपर होता है, या पहले क्रोमियम की देखें तो देखो क्रोमियम जिसका सिंबल है Cr और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नॉर्मली देखें कि नॉर्मली क्रोमियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होती, 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 24 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जाता 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, और उसके बाद 4s में, और उसके बाद 3d। ठीक है, ये होती है इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके जो ये दो लास्ट वाले ये ऑर्बिटल्स में अगर मैं फिलिंग कर दूं कि जो 4s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो थी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये तो है इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। बट रियल में हम क्या देखते हैं, रियल में हमने क्या देखी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रियल में जो है ये हो जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी रियल में। ठीक है, तो ये फर्क है, ये तो थी एक्सपेक्टेड और ये होती है इन रियल। और इसकी अगर मैं फीलिंग देखता हूं तो 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा क्या यहां पर, जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी और जो रियल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जा रहा है, इस 3d के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, उसके देखो 2 रीजन। क्या क्या रीजन होते हैं, सबसे पहला जो रीजन होता है इसकी अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन का, वो ये है, पहला तो है सिमेट्री। ठीक है, जो पहला रीजन है वो है आपका सिमेट्री, कि जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री जितनी ज्यादा होती है किसी भी एलिमेंट के अंदर उतनी उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो सिमेट्री का अगर आप देखते हो यहां पर जो आपका ये 3d के ऑर्बिटल्स हैं, और यहां पर अगर आप देखते हो इन ऑर्बिटल्स को, किसमें सिमेट्री आपको ज्यादा नजर आती है, आप साफ साफ देख सकते हो कि जो d है, d ऑर्बिटल यहां पर 4 ऑर्बिटल्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है बट 5वां खाली पड़ा हुआ है। बट अगर यहां पर हम देखें 4s और 3d सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो सिमेट्री किसमें ज्यादा है, ऑब्वियसली इसमें। तो सिमेट्री ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो एक रीजन, पहला रीजन तो ये है इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां 4s से जंप करके 3d में जा रहा है तो उससे उसकी जो सिमेट्री है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा सिमेट्रिकल बन जाता है। सिमेट्रिकल ज्यादा का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो पहला जो रीजन है दैट इज सिमेट्री, मोर इज द सिमेट्री more will be its stability। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हर कोई ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, तो ज्यादा स्टेबल होने के लिए इसने क्या किया, 4s से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d के अंदर चला। तो एक रीजन तो ये हो। दूसरा रीजन होता है इसका एक्सचेंज एनर्जी, जो कि मेन रीजन यही है। ठीक है, दूसरा रीजन जो है वो है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी देखो क्या चीज होती है, पहले इसको समझना है हमें कि एक्सचेंज एनर्जी क्या चीज है। तो देखो एक्सचेंज एनर्जी को समझते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। देखो
एक्सचेंज एनर्जी क्या चीज होती है, इससे नाम से ही पता लग रहा है एक्सचेंज, यहां पर कुछ एक्सचेंज होने वाला है। तो एक्सचेंज बेसिकली यहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। कैसे, देखो एक ये हमारे पास 4s ऑर्बिटल है, इससे पहले वाले मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है, ये 4s ऑर्बिटल है और ये आपका 3d ऑर्बिटल। देखो एक्सचेंज एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो 3D के ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इन पांचों की, ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन पांचों की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। ठीक है, जो यहां पर आपको 5 ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं, इन पांचों की एनर्जी क्या है, सेम है। और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इस चीज को याद रखना कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जैसे हम p के ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, px, py, pz, उसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि pz की एनर्जी ज्यादा है या px की एनर्जी ज्यादा है, वहां पर उन तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। सेम यहां पर है, d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और इन जब पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां है, इसकी भी एनर्जी उतनी है, यहां है, उसकी भी एनर्जी उतनी ही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बोलता है कि भाई मैं यहां पे तो बैठ सकता हूं, यहां क्यों नहीं बैठ सकता, या यहां क्यों नहीं बैठ सकता, या यहां क्यों नहीं बैठ सकता, बोलेगा, है ना। क्यों कहेगा, भाई तुम्हारी भी तो एनर्जी मेरे जितनी है, तो मैं वहां पे क्यों नहीं बैठ सकता। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये सभी अपनी अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं। क्यों करते हैं एक्सचेंज, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि इन सभी की जो एनर्जी है वो सेम है। तो सारे इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि भाई मैं यहीं पे क्यों बैठूं, मैं तो यहां भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं, ठीक है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, ये जो है ये इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ले, यानी कि ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। तो ये जब एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज के दौरान जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एक्सचेंज होगा, एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। और जितने ज्यादा एक्सचेंज होते हैं उतनी ही ज्यादा होती है उसकी एक्सचेंज एनर्जी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। क्या बात समझ में आई, क्या बोले, पहली चीज तो ये कि जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक चीज और यहां पर ऐड करूंगा, सेम स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नहीं कि एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, वो एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, वो नहीं होगा। क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज वाले के साथ ही एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो यहां पर सभी का स्पिन जो है वो सेम है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं, ये आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज के दौरान जो एनर्जी का रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, या जितने ज्यादा पॉसिबल एक्सचेंज होंगे, उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी और उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक एक्सचेंज तो मैंने यहां पर ये कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ले, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ले, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ले, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 3 के साथ, ठीक है। तो ये इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। अब अगर इस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ तो ऑलरेडी पोजीशन एक्सचेंज कर ही चुका है, और कहां कर सकता है, ये जो है आपका नेक्स्ट वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि ये जो है यहां जा सकता है या फिर यहां जा सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 एक्सचेंज कर सकता है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला बच गया, ये लास्ट वाला केवल इसके साथ ही अपनी पोजीशन एक्सचेंज
कर पाएगा। तो इसके पास ये कितना एक्सचेंज कर सकता है, एक। और ये वाला जो है ये इसके साथ तो ऑलरेडी कर ही चुका है, इसके साथ भी कर चुका है, इसके साथ भी कर चुका है, तो और तो कोई एक्सचेंज बचा ही नहीं। तो टोटल पॉसिबल एक्सचेंज कितने हो गए यहाँ पर, 3 + 2 + 1 = 6। क्लियर हो गया कि जो पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कितने हैं, 6 है। यहाँ पर कुछ एक्सचेंज हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस वाले के साथ, जो इन रियलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसके साथ इसको हम रिलेट करते हैं तो वहां पर पॉसिबल एक्सचेंज कितने होंगे, देखो 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा 3d है उसके अंदर अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर अगर मैं पॉसिबल एक्सचेंज देखूंगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है और इसके साथ कर सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है। दूसरा अगर देखूं तो इसमें पॉसिबल मैक्सिमम एक्सचेंज कितने कर सकता है, 1 2 3 4। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम 4 एक्सचेंज कर सकता है। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है और इसके साथ कर सकता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम एक्सचेंज कितने कर सकता है, 3। और उससे नेक्स्ट वाले की इसकी बात करें तो ये जो है ये कितने एक्सचेंज कर सकता है, एक इसके साथ और दूसरा इसके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने एक्सचेंज कर पा रहा है, 2 एक्सचेंज। और ये वाला जो है ये कितने एक्सचेंज कर पाएगा, एक इसके साथ बस। ठीक है, तो लास्ट वाला जो है 1 एक्सचेंज करेगा। तो टोटल पॉसिबल एक्सचेंज कितने हो गए, 10। तो किसमें एक्सचेंज ज्यादा हो रहे हैं, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने एक चीज समझ ली कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये और ये, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2 फर्क है इन दोनों में। पहली चीज तो थी सिमेट्री, कि जितनी ज्यादा सिमेट्री होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। दूसरी चीज हमने पढ़ी एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज जो है जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो हम यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी है एक्सचेंज की, 10 हैं। और जो पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन थी उसके अंदर 6 ही एक्सचेंज पॉसिबल थे। इसीलिए यहां पर एक्सचेंज ज्यादा है, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसी वजह से ही एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां 3D के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आइए एक्सचेंज एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं, क्या चीज होती है। द एक्सचेंज ऑफ पोजीशन exchange of position of electrons in degenerate orbitals. The exchange of position of electrons in degenerate orbitals ऑफ सेम स्पिन। एक चीज ये भी याद रखना कि सिर्फ सेम स्पिन वाले ही एक्सचेंज करेंगे, अगर अपोजिट स्पिन है तो वो एक्सचेंज नहीं करेंगे। ऑफ सेम स्पिन ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज एनर्जी रिलीजेस and this release of energy and this energy is known as exchange energy. ठीक है, और एक चीज एक्सचेंज एनर्जी
जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ही क्या होगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, और जितनी ज्यादा होती है ये एक्सचेंज एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंजेस कितने थे, 6 थे। और यहां से 4s से जंप करके अगर एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाए तो वहां पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं वो कितने हैं, 10 है। तो ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी और ज्यादा ही स्टेबिलिटी। तो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ 3D के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्रोमियम की। सेम ही रीजन है कॉपर के लिए। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं कॉपर के लिए। उसके लिए भी यही दो सेम रीजन रहेंगे आपके, एक सिमेट्री और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर कॉपर के लिए देखें, कॉपर जिसका जो Z है वो कितना है, 29। ठीक है, 29 एटॉमिक नंबर वाला कॉपर। अगर इसके एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या बनती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये तो है इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। बट इन रियलिटी अगर बात करें तो इन रियलिटी क्या होता है, एस से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर चला जाता है। तो अगर इसको मैं ऑर्बिटल्स की फॉर्म में दे दूं, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखें तो एस के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स और डी के अंदर 3D के अंदर है कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे भरते हैं, हुंड रूल के अकॉर्डिंग, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये तो एस की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। और अगर रियलिटी में बात करें तो इन रियल इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ठीक है, तो इन रियलिटी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में अगर लिख देता हूं तो 4s के अंदर है एक इलेक्ट्रॉन और जो 3d है उसके अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो दोनों चीजें फिर से वही, इसकी जो अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन या एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है उसके भी वही दो रीजन है। पहला तो सिमेट्री, अगर सिमेट्री देखें तो वो इसके अंदर ज्यादा है कि जो डी है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, यहां पर पूरा का पूरा फील्ड नहीं है। ठीक है, तो जहां पर डी पूरे तरीके से फील्ड होता है इसको हम बोलते हैं फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जो हमने पहले कॉपर के लिए देखा था, कॉपर के लिए जो 3D था वो हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड। तो जब भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हाफ फील्ड। और जब सारे के सारे कंप्लीट हो और पूरे के पूरे भरे हुए हो जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फुल्ली फील्ड। तो जहां पर भी आप देखोगे कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो एक्सेप्शनली ज्यादा होती है। और क्यों होते हैं वो ज्यादा स्टेबल, उसके वही दो रीजन जो हमने पढ़े हैं अभी। पहला रीजन जो है वो क्या है, सिमेट्री। तो आप यहां पर देख सकते हो कि अगर सारे के सारे हाफ फील्ड हैं तो ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहे हैं। ठीक है, और सारे के सारे अगर फुल फील्ड हैं तो ये भी ज्यादा सिमेट्रिकल है। और ज्यादा सिमेट्रिकल का मतलब सिमेट्री ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा।
ठीक है, तो एक ये रीजन, और दूसरा रीजन जो हमने पढ़ा था वो क्या है, एक्सचेंज। तो यहां पर अगर आप पॉसिबल नंबर ऑफ एक्सचेंज देखोगे तो वो कितने होंगे, तो एक चीज तो मैंने आपको बताई कि सेम स्पिन वाले आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो ऊपर वाले ये जो क्लॉकवाइज नजर आ रहे हैं, अगर इनकी मैं स्पिन की बात करूं तो यहां पर कितने एक्सचेंज होंगे पॉसिबल, ये कितने एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 3 4, ये कितने एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 3, ये कितने करेगा, 2, और ये करेगा 1। तो ये वाला जो है ये कितने एक्सचेंज कर सकता है टोटल, मतलब जो क्लॉकवाइज वाले हैं वो मैक्सिमम एक्सचेंज कितने करेंगे, 10। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज वाले कितने करेंगे, ये कितने कर सकता है, 1 2 3 4। यहां तो कर नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है दूसरे स्पिन वाला, तो ये करेगा 4, ये करेगा 3, ये करेगा 2, 4 3 7 2 9। ठीक है, इसने करे 1 2 3, सॉरी 3 करे इसने, 1 2 3, ये करेगा 2 3 2 5 और 1 6। टोटल पॉसिबल एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 16। तो देखो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अगर क्लॉकवाइज वाले देखो तो क्लॉकवाइज वाले 5 ऑर्बिटल्स के अंदर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको आप इस तरीके से देख सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वाले नहीं बनाए, क्लॉकवाइज वाले सारे अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो टोटल पॉसिबल एक्सचेंज कितने होंगे, ये जो है ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो कितने हो गए एक्सचेंज, 1 2 3 4। ठीक है, या फिर सिंपल सा तरीका होता है इसको सीखने का, आप ऐसे सोचोगे कि कितने एक्सचेंज होंगे, उससे बढ़िया है क्या करो, इससे आगे जितने इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम उतने एक्सचेंज कर सकता है। इसके आगे सेम स्पिन वाले कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसके आगे सेम स्पिन वाले कितने हैं, 3। इसके आगे कितने हैं, 2। इसके आगे कितने हैं, 1। इसके आगे कितने हैं, 1 भी नहीं। टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 10। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज वाले का एक्सचेंज देखो तो इसके आगे इसकी जैसे स्पिन वाले कितने हैं, 1 2 3 है, इसके आगे 2 है, और इसके आगे कितने हैं, 1, और इसके आगे 1। तो कितने हो गए, और टोटल एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, और अगर इसके वाले में देखें तो इसके वाले में ऊपर भी 5 सेम स्पिन वाले हैं और नीचे भी 5 सेम स्पिन वाले हैं। तो ऊपर से भी जो मैक्सिमम एक्सचेंज होगा वो कितना होगा, 10, और नीचे जो एंटी क्लॉकवाइज हैं उनके वाले जो स्पिन देखेंगे वो भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो टोटल एक्सचेंज जो है यहां पर कितने हो जाते हैं, 20। अगर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो वहां पर एक्सचेंज ज्यादा है, हाफ फील्ड है तो उसमें एक्सचेंज, हाफ फील्ड नहीं सॉरी, अगर फुल्ली फील्ड नहीं है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वहां पर मैक्सिमम एक्सचेंज कितने होते हैं, 16 होते हैं। अगर फुल्ली फील्ड है तो वहां पर मैक्सिमम एक्सचेंज कितने होते हैं, 20 होते हैं। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। तो इसी वजह से जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होती है, जिस वजह से 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर 3d में चला जाता है। तो ऐसी ही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आप आगे भी देखोगे, आगे और भी जब आप एलिमेंट्स की फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पर भी आप देखोगे कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल होती है। उसके यही 2 रीजंस होते हैं, फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड, और उसके फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होती है, उसके ये 2 रीजन हमने पढ़ लिए। एक सिमेट्री ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये खत्म होता है। नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।